गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्लाज्मा और रक्त के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के खून का रंग लाल होता है, तो हम सब यही समझते हैं कि खून का रंग लाल होता होगा, लेकिन नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि खून का रंग लाल तो होता है, लेकिन सिर्फ लाल नहीं होता है। खून का लाल रक्त दिखाई देना उसमें उपस्थित एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त जो होता है वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम समझते हैं आसानी से उस चीज़ को। खून में यानी रक्त में एक WBC होता है, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं। RBC होता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, या रुधिराणु भी उसको कहते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं तीसरा कंपोनेंट, जिसको हम लोग पट्टिकाणु या बिंबाणु भी बोलते हैं। और अगर बात करें तीनों का वैज्ञानिक नामों के, तो WBC को ल्यूकोसाइट्स, RBC को एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब समझिए, इन तीनों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ब्लड का, एक अवयव, एक पार्ट, वो होता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो होता है, बिल्कुल ये एक येलोइश लिक्विड पार्ट होता है, येलो कलर का, हल्का येलो, हल्का पीले रंग का एक लिक्विड पार्ट होता है, जो बिल्कुल इसका जो पार्ट होता है इतना लिक्विड होता है कि यही अन्य रक्त कणिकाओं को, अगर हम सीधा सीधा समझें, तो ये WBC और RBC जो होते हैं और प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये तीनों जो पार्ट होते हैं एक प्रकार से ठोस कण होते हैं, ठोस कण होते हैं। इसलिए इसको रुधिराणु बोलते हैं या कणिका बोलते हैं। लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका बोलते हैं। तो ये कणिका यानी कण के रूप में रहते हैं, और यही जब एक लिक्विड के रूप में प्लाज्मा जो मौजूद होता है उसमें मिल जाता है, तो ये फ्लो करता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है इस प्लाज्मा के चलते। चूंकि प्लाज्मा और कोरोना का सीधा कनेक्शन है, इसलिए इस वीडियो को हम आज बना रहे हैं। तो है क्या, उस चीज को हम लोग समझते हैं। हम बात कर रहे थे WBC, RBC और प्लेटलेट्स की। सारे चीजों का अलग अलग फंक्शन होता है, पहले इसको समझते हैं। जो हमारा RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो होते हैं उनका मुख्य काम होता है शरीर के फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने ब्लड्स में, और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और उसी ऑक्सीजन का उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद कोशिकाएं और ऊतक जो होते हैं ऊर्जा निर्माण में करती है। अब हम साथ ही साथ ये विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन के उपयोग के पश्चात जो अवशेष बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसको फिर कैरी करके वो फेफड़े में भी लाता है। यानी ये प्रक्रम चलते रहता है। जो शरीर का RBC होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। उस ऑक्सीजन का उपयोग शरीर के विभिन्न अंग करते हैं, और वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट के रूप में होता है उसको फिर फेफड़ा में ले जाता है। इस तरह ब्लड का पंपिंग फेफड़ा में होते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। वहीं जो WBC होते हैं, WBC यानी सफेद रक्त कणिकाएं होते हैं, वास्तव में इनको कहते हैं हम लोग शरीर के खून में मौजूद सोल्जर्स बोलते हैं। ये सैनिक होते हैं, और ये जो होता है शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारी जो होते हैं उनसे लड़ने का ये काम करते हैं। यानी रोगानुरोधी क्षमता के रूप में ये काम करते हैं, और छोटे छोटे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ये खुद लड़ता है। यानी अगर हम कोई दवा नहीं भी खाते हैं छोटी छोटी बीमारियों में, तो ये जो WBC होते हैं यही हमारे दवा का काम करते हैं शरीर में, और विभिन्न रोगों से लड़ाई करके उसको ठीक करते हैं। वहीं तीसरा जो पार्ट हो गया, एक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु जो होते हैं, ये इसको बिंबाणु भी बोलते हैं। ये बिल्कुल रंगहीन होता है। जैसा कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई पड़ती हैं, और WBC जो होती है, ग्लूकोसाइड्स, वो सफ़ेद होती है। ठीक उसी प्रकार प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है, और इनका जो काम सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग साइकिल चलाते वक्त बच्चे गिर जाते हैं, या बड़े लोग भी काम करते वक्त गिर जाते हैं, हाथों में चोट लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। तो ये खून जो होता है
वो निकलते रहेगा अगर हमारे शरीर में मौजूद ये प्लेटलेट्स उसको रक्त का थक्का नहीं बना देगा। यानी कि खून में मौजूद, खून चूंकि एक बड़ा इकाई हो गया और उसमें बहुत सारे पार्ट हो गए, जैसे हमने देखा WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं खून में, जब खून का बहता है यानी चोट लगने के पर रक्तस्राव होता है, वो इंटरनल बिल्डिंग की बात नहीं है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात है। जब खून निकलने लगता है तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रक्त का थक्का जमा देते हैं और हमारा खून निकलना बंद हो जाता है। इनका होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। तो हमने देखा ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये टोटल खून के 45% होता है। टोटल खून का 45% जो होता है वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। वहीं टोटल खून का 55% जो होता है ये प्लाज्मा होता है, जिसमें अगर इसमें से प्लाज्मा में से भी रक्त थक्का बनाने वाला अवयव होता है जिसको हम लोग फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, उसको हटा दिया जाए तो वो रक्त सीरम हो जाता है। रक्त सीरम का उपयोग भी विभिन्न प्रकार के औषधीय उपचार में किया जाता है। तो ये प्लाज्मा जो होता है एकदम लिक्विड सा होता है और सोचिए कि वो तरल भाग होने के ही कारण ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स उसमें मिल जाते हैं और एक कंप्लीट ब्लड बन जाता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक वो पहुंचता है। वो चाहे ऑक्सीजन लेके पहुंचे या कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाए या रोगानुरोधी क्षमता का विकसित होना होता है। मैं बताता चलूँ ये RBC जो होता है, ये RBC मुख्य रूप से हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो हमारे बैकबोन जो होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ अस्थि मज्जा होता है और उस अस्थि मज्जा में विशेष रूप से RBC का निर्माण होता है। प्लाज्मा जो 55% का होता है, एक्चुअली उसमें 90 से 92% यानी एक तो टोटल ब्लड के 100% में 55% प्लाज्मा हो गया, उस 55% का 90 से 92% वाटर हो गया यानी जल हो गया और बाकी जो 8% हो गया, 8 से 10% वो एमिनो अम्ल होता है या फिर प्रोटीन होता है। तो ये हमने देखा कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से अगले इसी वीडियो में आगे आप फिगर देखेंगे एक, और उस छायाचित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं अलग अलग रूप में होते हैं और कितने मात्रा में होते हैं। अब हम लोग ब्लड की बात करें तो ये जो सफेद लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आयु लगभग 100 से 120 दिन तक होता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति रक्तदान करते हैं, जब हमने शुरू से ही रक्तदान महादान के बारे में जाना है, क्योंकि हमारा रक्त दिया हुआ रक्त जो होता है ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है और ब्लड बैंक में सुरक्षित रहने के बाद उस ब्लड को संबंधित रोगी या जिसको आवश्यकता होती है उसको दिया जाता है। इसलिए हमको ब्लड देना भी चाहिए और ब्लड देने वाले ये भ्रांति अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये ब्लड जो होता है ये क्या होता है, ये हर दिन बन जाता है। जैसे ही हमने ब्लड डोनेट किया अगले दिन से ही वो बनना चालू हो जाता है और ब्लड की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है। एक महीने में, हर 6 महीने में 2 से 3 बार तो आप आसानी से ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर तो बोलते हैं महीने में भी 1 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीना में 2 बार भी कोई ब्लड डोनेट करे तो 1 यूनिट ब्लड तो उतना बनना कोई मुश्किल हमारे शरीर को नहीं होता है। इसकी आयु 120 दिन तक लगभग होती है। वहीं WBC जो होती है उसकी मात्रा RBC से बहुत कम होती है, चूंकि ये शरीर के भीतर सोल्जर्स का काम करते हैं, रोगों से लड़ने का काम करते हैं। इसकी आयु 4 दिन के लगभग होती है, इसकी आयु ज़्यादा नहीं होती है। वहीं प्लेटलेट्स जो होती है वो हमेशा बनी रहती है हमारे शरीर में। ये प्लेटलेट्स भी हमारे अस्थि मज्जा में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड की कि आखिर ब्लड करता क्या है। अभी हमने देखा क्या करता है। अब टोटली ब्लड की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ब्लड के जो कार्य हैं वो तापमान, शरीर में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने का काम ये ब्लड करता है। साथ ही साथ फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। साथ ही साथ हमारे शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियां हैं बहुत सारी, वहाँ विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और उस हार्मोन्स का काम जो होता है हमारे शरीर के डेवलपमेंट को प्रभावित करना होता है, हमारे बुद्धि को, हमारे शरीर के विकास को, शारीरिक वृद्धि को, सारा को नियंत्रित हार्मोन्स करते हैं। और वो हार्मोन्स का भी जो कैरी करने का काम होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, ये ब्लड करता है यानी रक्त करता है। और साथ ही साथ यूरिया का निष्कर्षण, जो यूरिया इस पूरे पाचन की प्रक्रिया होती है, या हाँ एक चीज़ मैं और बताना भूल गया,
पाचन जो होता है उसमें छोटी आंत में हमारे भोजन का जो अवशोषण होता है, हम जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है या विटामिन्स होते हैं उसको हमारी छोटी आंत में उसको अवशोषित किया जाता है और उस अवशोषण के बाद उस चीज को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। तो साथ ही साथ यूरिया भी हमारे जिगर में, यूरिया का भी निर्माण होता है। तो ब्लड का जो यूरिया होता है वो भी किडनी के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है, तो यूरिया निष्कर्षण का भी काम ये ब्लड करता है। तो इस प्रकार ब्लड का काम बहुत ज़्यादा है। और वहीं प्लाज्मा जो होता है उस ब्लड को कैरी करने में मदद करता है, क्योंकि लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, और बाकी जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं। तो इस ठोस रूप तो हमारे शरीर में ट्रेवल कर नहीं सकता है, तो उसको ट्रेवल करने के लिए कोई लिक्विड फ्लो का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा को फ्लड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लड के रूप में, फ्लूइड के रूप में यानी कि लिक्विड के रूप में रहता है और वो शरीर के चारों सभी भागों में ब्लड के कणिकाओं को ले जाता है, अन्य कणिकाओं को, WBC, RBC, प्लेटलेट्स को। तो इस प्रकार से प्लाज्मा जो होता है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब प्लाज्मा से हम कोरोना को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई कोरोना पेशेंट होता है, वो पेशेंट जो होता है उसमें जब कोरोना का वायरस आ जाता है तो वो क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। वो शरीर जो होता है ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी उसमें तैयार होते हैं प्लाज्मा में, रक्त में, और वो एंटीबॉडी जो होता है उस रोग से लड़ने का काम करता है। सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। तो वो प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं, ठीक है। ब्लड पार्टिकल्स का अलग फंक्शन हो गया, लेकिन वो प्लाज्मा जो होता है उस एंटीबॉडी को रखता है कोरोना मरीज में। तो जब कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको प्लाज्मा चढ़ाने की बात होती है, तो एक संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो जाता है, 15-20 दिन ठीक हुए उसको हो जाता है, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को संबंधित व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो अगले वीडियो में ब्लड चढ़ाना क्या होता है, ब्लड के प्रकार क्या होता है, इसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है। थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा 55%, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स 4% एंड रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं 41% के आसपास में होती है पूरे ब्लड में। ये है, जैसा कि देख सकते हैं, प्लाज्मा बिल्कुल येलोइश कलर का है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, पूरे ब्लड में देखिए प्लाज्मा कैसा है और रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं, एकदम बिल्कुल बटन्स की तरह इनका आकार होता है रेड ब्लड सेल्स का, और हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।